Hello students, today we discuss further topics of electrical machine past second for 4 semester students of EE branch. So in earlier classes or in previous lecture we go through the basic terminologies related to the winding structures. Okay, we go through the conductor, definition of conductor, turns, okay, how many conductor we required to construct या to manufacture या to design a single double turn or whatever turn winding we have we have to design. Okay, so कंडक्टर, टर्न्स, कॉइल्स, ठीक है. नेक्स्ट जो इसमें हमने सेगमेंट्स देखे थे या नेक्स्ट जो हमारी टर्मिनोलॉजी थी वो आर्मेचर वाइंडिंग के पर्सपेक्टिव में हमने देखा था कि किस तरह से पिचिंग के बेसिस पे या ऑन दी बेसिस ऑफ पिचिंग हाउ कैन वी क्लासीफाई आवर वाइंडिंग्स इनटू टू कैटेगरीज. फर्स्ट वन इज द फुल पिच वाइंडिंग एंड सेकेंड वन इज द शॉर्ट पिच वाइंडिंग. ओके, then we done a comparison that which winding is beneficial in perspective of the flux, in perspective of the harmonics or in perspective of the EMF configuration और induced EMF के configuration में फुल पिच और शॉर्ट पिच में से कौन सा हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन होता है. ठीक है, तो उसके लिए हमने देखा था कि फुल पिच वाइंडिंग और शॉर्ट पिच वाइंडिंग्स जो होती हैं उसमें शॉर्ट पिच वाइंडिंग जो होता है इसमें आपका कॉइल स्पान जो है ऑब्वियसली रिड्यूस हो जाता है. नंबर ऑफ स्लॉट्स की रिक्वायरमेंट्स जो होगी वो 180 डिग्री या पोल टू पोल जो डिफरेंट डिस्टेंस है या कोल साइड के बीच का जो डिफरेंस होता है वो 180 डिग्री से ज़्यादा लेस देन होता है. एंड इफ वी कैन से द कॉइल स्पान, द डिस्टेंस ऑफ कॉइल स्पान इज लेस देन 180 डिग्री और 180 डिग्री माइनस एफ साइलेंस होता है वेयर एफ साइलेंस इज द पिच एंगल और वी कैन से कॉर्डिंग एंगल. ठीक है, तो उस वाइंडिंग्स को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट पिच वाइंडिंग बोलते हैं. ठीक है, तो इस तरह से हमने पिच वाइंडिंग का पूरा एक फॉर्मेट देखा था, सारा डेफिनेशन वगैरह, और इसी तरीके से कैसे हम के पी जो होता है पिच फैक्टर को निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं उसका एक्सप्रेशन, उसका हमने डेरिवेशन किया था विद दी फेजर डायग्राम्स. एंड देन वी कम टू अ कंक्लूजन दैट बाय shortening the pitch, or we can say by chording the pitch, or we can say by using the chording angle. ठीक है, we can say that the amount of flux requirement is reducing as well as the EMF production is less. But the beneficial part or the advantageous part of this short pitching is that we can say that the harmonic contents present in the EMF production is reduced. And how can we produce and how can we reduce that harmonic content by deciding a perfect or particular angle. ठीक है, पिच फैक्टर या पिच एंगल जो कोडिंग एंगल होता है जिसकी वैल्यू एफ साइलेंस से हम डिनोट करते थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि इस एंगल की वैल्यू होता है हमको किस हार्मोनिक कंटेंट को, फिफ्थ हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक या सेवन्थ हार्मोनिक कंटेंट्स में से जो हार्मोनिक कंटेंट आपको रिड्यूस करना है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एंगल की वैल्यू को डिसाइड करते हैं. ये चीज़ हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था. तो एक तरह से हमने पिच फैक्टर्स के बारे में स्टडी किया था. नेक्स्ट जो फर्दर टॉपिक्स होते हैं इस चैप्टर में, ठीक है, जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट जो एक टॉपिक था जो हमारा इसके अंदर लेफ्ट था वो था सिंगल लेयर एंड डबल लेयर वाइंडिंग, जो कि आपके सिलेबस में है. द नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा हमारे पास कंसंट्रेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग. एंड द फाइनल टॉपिक इज, and after that the final topic which is remaining is that the MMF distribution in the air gap of the particular armature winding. Okay, so firstly we quickly go through the single layer and double layer winding concept, that how can we develop this kind of windings, what are the major benefits of using this kind of windings or this kind of configuration for the armature windings. Okay, so basically देखिए दो चीज़ें या हमें दो फंडे या दो लॉजिक्स होते हैं यहाँ से क्लियर हो जाने चाहिए कि देखिए जो पिच एंगल हमने पहले स्टडी किया था वो किस पर्सपेक्टिव में था, हार्मोनिक कंटेंट्स की वैल्यू को रिड्यूस करने के लिए था. ठीक है, बेसिकली फुल पिच है, ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ पिच को आप रिड्यूस कर रहे हो, तो it will cause some kind of reduction. And what kind of reduction we are dealing with? The
flux or we can say EMF. But the beneficial part of that particular pitching or short pitching is that the harmonic contents is also reducing, or we can say we can compensate the harmonic contents, and also the waveform of the particular EMF or EMF waveform will be smoothing in the nature. So this is the ultimate goal of that particular winding concept. Now moving on the further topics, the major advantage is that we want to full utilize the parts of the slot. ठीक है, अगर हमें स्लॉट्स के फुल यूटिलाइजेशन करना है तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर डबल लेयर वाइंडिंग का यूज़ करेंगे, जो हम अभी आगे इसमें डिस्कस करने वाले हैं डबल लेयर वाइंडिंग कंसेप्ट में। और इसी तरह से आगे हम देखते हैं कंसंट्रेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग्स में, उनमें भी यही लॉजिक होता है कि वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड और कंसंट्रेटेड वाइंडिंग्स में मेजर डिफरेंस यही होता है कि अगर हमें वाइंडिंग्स के स्लॉट्स का फुल यूटिलाइजेशन करना है तो हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग का यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्मली जो होगा उसके अंदर कंडक्टर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, या वाइंडिंग्स के स्लॉट्स में कॉइल जो होगा वो फुली यूटिलाइज वे में हमें मिलता है, इसलिए वहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटेड फंडामेंटल लगाते हैं। बट वहाँ भी कुछ ना कुछ उसके प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, सो वी विल डिस्कस व्हेन वी गो टू दैट टॉपिक। ठीक है, फर्स्टली वी डिस्कस द सिंगल लेयर एंड डबल लेयर वाइंडिंग। ठीक है, एज वी कैन से द नेम सजेस्ट as the name suggests that what does it mean by single layer and double layer winding. Single layer mean that whenever a single conductor or a single coil having a single conductor or a single coil in itself, then the winding is called a single layer winding. And when the coil when this number of slots of the winding, or we can say the each slot of the winding consisting double sides of the coil, or we can say double coil, ठीक है, then we can say the winding is the double layer winding. तो बेसिकली अगर एक स्लॉट में एक वाइंडिंग को हम प्लेस्ड कर रहे हैं, या एक वाइंडिंग को हम वाउंड कर रहे हैं सिंगल स्लॉट में, तो उस तरह की वाइंडिंग जो हम अभी तक देखते आ रहे हैं, जो हमने प्रीवियस हमारे लेक्चर्स में हमने यही कन्फिगरेशन देखा है कि हम क्या देखते हैं कि इस तरह का मैंने एक स्लॉट यहाँ पे लिया था, ठीक है, और इसमें मैं इस तरह का एक सर्कल ड्रॉ करती हूँ। दैट मीन्स यहाँ पे किसको सिम्बलाइज करता है, एक सिंगल कंडक्टर, मतलब कि वाइंडिंग या कॉइल का एक कॉइल साइड मैंने यहाँ पर रिप्लेस कर रहा होता है, अदर कॉइल साइड जो होगा मेरे डिफरेंट स्लॉट्स पे होगा, डिपेंडिंग ऑन दी फुल पिच है या शॉर्ट पिच है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा 180 डिग्री एंगल निकल के आता था। वो सब चीज़ें हमने देखी। तो जो हमने अभी तक वाइंडिंग का स्ट्रक्चर देखा है वो सिंगल लेयर कन्फिगरेशन का था, जिसमें कि हमने देखा था कि एक सिंगल जो स्लॉट है उसमें हमारा एक सिंगल वाइंडिंग या सिंगल कॉइल जो है वो हमारा प्लेस्ड होता है। लेकिन अगर इसी तरीके से मैं आपको बोलूँ कि एक सिंगल स्लॉट में मैं दो वाइंडिंग या दो कॉइल्स जो है उसको मैं यहाँ पर लगाती हूँ, ठीक है, क्योंकि डबल है, दैट मीन्स हम किन डिजिट्स पे डील कर रहे होंगे, नंबर 2 से डिजिट से, सिंगल दैट मीन्स 1 से होगा, ठीक है। तो इस तरह से होता है, मतलब इसमें अगर एक स्लॉट में आपके पास दो वाइंडिंग्स हैं या दो कॉइल्स हम इरेक्ट करते हैं या इंस्टॉल करते हैं, तो दिस काइंड ऑफ कन्फिगरेशन वी कैन से द डबल लेयर कंस्ट्रक्शन और डबल लेयर कन्फिगरेशन ऑफ द आर्मेचर वाइंडिंग। So in that particular table I have done some kind of comparison of single layer and double layer winding. First we go through one by one, step by step we go through the all these statements. Okay, so first statement I am right now, firstly make sure कि ये जो भी हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, because हम लोग आज लेक्चर नंबर 5 पे पहुँच चुके हैं and we are coming to the ending of this chapter. सो जो भी इसके नोट्स होंगे जो ज़रूरी होंगे देना, वो मैं आपको बुक्स के PDF जो है गूगल क्लासरूम पे या जो भी ग्रुप है उसमें सेंड कर दूँगी। बट मैं मोर देन इनफ ये होगा जो मैं आपको लिखा रही हूँ वो मोर देन इनफ है। इससे अलावा आई डोंट थिंक कि इतना ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इसमें इससे रिलेटेड जो पेपर में या एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं वो एक तो जो आपके फर्स्ट पार्ट ए का क्वेश्चन होता है उसमें से आते ज़्यादातर क्वेश्चन, जिसमें सिंपली पोल पिच की डेफिनेशन पूछेगा तो हम इसमें पोल पिच के बारे में पूरा उसका डिस्कस कर सकते हैं। ओके, कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, सिंपल से न्यूमेरिकल हैं, वो हम देख लेंगे आगे के लेक्चर्स में, ठीक है। और लास्ट इसके अंदर टॉपिक होता है बाइंडिंग फैक्टर का। तो बाइंडिंग फैक्टर मैंने आपको बताया था, जिसको हम सिम्बलाइज करते हैं KW से, विच इज़ योर KP मल्टीप्लाइड बाय KT, वेयर KP इज द पिच फैक्टर, जिसके बारे में हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, एंड KD इज द
डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, जो हम आगे फर्दर हमारे टॉपिक में इसका भी एक डेरिवेशन करेंगे। सो हमें डेरिवेशन किन चीज़ों को करना है, सिर्फ केपी का विच इज़ योर पिच फैक्टर जो हम कर चुके हैं, जिसकी वैल्यू हमने कोस एप्सिलॉन बाय 2 डेराइव कर लिया था इसका एक्सप्रेशन। और नेक्स्ट जो होता है हम केडी के बारे में, केडी का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का जब हम डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग स्टडी करेंगे तब उसमें देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से तो सिंगल लेयर वाइंडिंग की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होता है, जो मैंने आपको बताया, इन ईच स्लॉट देयर विल बी ओनली वन कॉइल, ओके। अगर एक स्लॉट में एक सिंगल कॉइल को हम इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो वाइंडिंग कौन सी वाइंडिंग कहलाती है, सिंगल लेयर वाइंडिंग। इसी के अपोजिट साइड में जो लिखा हुआ है वो है ईच स्लॉट देयर विल बी 2 कॉइल्स, ठीक है, तो वो वाइंडिंग कौन सी कहलाती है, डबल लेयर वाइंडिंग। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, नंबर ऑफ कॉइल इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ स्लॉट्स डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब वो कैसे होगा उसको जब हम एग्जांपल्स में देखेंगे तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। सिंगल लेयर में क्या होता है कि जितने भी नंबर ऑफ हमारे पास कॉइल होगा उसका टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स का हाफ जो होता है वो नंबर ऑफ कॉइल्स होते हैं। अब वो कैसे होंगे हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेके यहाँ पे समझेंगे अभी, ठीक है। अभी तक हम ये स्टेटमेंट हमें दिमाग में रखना चाहिए। इसी के अपोजिट जो डबल लेयर वाइंडिंग होता है उसमें नंबर ऑफ स्लॉट्स के जो भी है वो इक्वल में होता है नंबर ऑफ वाइंडिंग के या नंबर ऑफ कॉइल के। तो सेम नंबर ऑफ वाइंडिंग होगा जितना नंबर ऑफ स्लॉट्स है। जैसे अगर 12 स्लॉट है, ठीक है, किसी भी एक वाइंडिंग को अगर हमें किसी भी मशीन के लिए हमें वाइंडिंग का मैन्युफैक्चरिंग करना है, मान लीजिए 2 वोल्ट की मशीन है, उसमें 12 स्लॉट है, तो 12 ही क्या होंगे डबल लेयर वाइंडिंग के लिए, 12 ही उसके अंदर कॉइल्स ऐड होंगे। अब इससे समझ में आ जाना चाहिए हमें कि जितने नंबर ऑफ स्लॉट्स हैं उतने ही नंबर ऑफ स्लॉट्स में मेरा कॉइल माउंट हो रहा है या कॉइल को मैं बाउंड कर रही हूँ या इंस्टॉल कर रही हूँ। दैट मीन्स फुल यूटिलाइजेशन ऑफ स्लॉट्स मेरे पास डबल लेयरिंग में होता है, जबकि सिंगल लेयरिंग में क्या होता है, हाफ पार्ट ही क्या होता है, यानी हाफ नंबर ऑफ स्लॉट्स ही मेरे यूटिलाइज होंगे, बाकी जो हाफ स्लॉट्स हैं वो मेरे क्या हो जाएंगे, एम्प्टी रहेंगे या फिर वैकेंट रहेंगे, ठीक है, खाली रहेंगे। यानी कि आधा ही स्लॉट्स का नंबरिंग मेरा यूटिलाइज हो रहा है फॉर दी वाइंडिंग इंस्टॉलेशन, ठीक है, क्योंकि जो नंबर ऑफ कॉइल्स है वो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ स्लॉट्स का आधा। दैट मीन्स अगर मेरे पास 12 स्लॉट्स हैं तो कितने नंबर ऑफ 12 स्लॉट्स में से कितना स्लॉट मेरा यूटिलाइज होगा, हाफ नंबर ऑफ स्लॉट। दैट इज माय 6 स्लॉट जो होंगे वो मेरे यूटिलाइज होते हैं सिंगल लेयर वाइंडिंग के कन्फिगरेशन में, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे आते हैं जो कि रिलेट करता है मेरा फर्स्ट वाले सेकेंड वाले पोर्शन से, दैट्स अबाउट द यूटिलाइजेशन फैक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर वाइंडिंग्स। तो full utilization of these slots it is impossible in case of the single layer winding, because we have come to this conclusion by reading the statement of the above line that number of coil equals to number of slot by 2 होता है, ठीक है। वो कैसे होगा, उन वाइंडिंग का हम फिजिकल अरेंजमेंट भी देख के चलेंगे। देखिए जब हम फुल पिच वाइंडिंग के बारे में डील करते हैं ना, तो फुल पिच वाइंडिंग सिंगल लेयर कन्फिगरेशन होगा तो उसका फिजिकल अरेंजमेंट जो होगा वो बहुत ही सिंपल, मैं बोल सकती हूँ, करना इजी है, ठीक है। उसको रिप्रेजेंट करना इजी होगा, ठीक है। तो हम वो करके देखेंगे, एक एग्जांपल उसका लेंगे हम, जिसमें कि हम बड़ी कोई नंबर ऑफ स्लॉट जिसमें ज़्यादा है, जैसे मान लीजिए 36 स्लॉट्स की कोई मशीन ले लिया या 12 स्लॉट की मशीन ले लिया, उसमें हम कन्फिगर करके देख सकते हैं, और वो आप खुद भी करके देखते हो तो उसमें कोई बड़ी बात होगी नहीं। लेकिन जब हम अगर हमको बोला जाए शॉर्ट पिचिंग के लिए है, ठीक है, शॉर्ट पिच वाइंडिंग को हमें कन्फिगर करना है 12 स्लॉट्स के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो डायग्राम होगा या जो फिजिकल अरेंजमेंट होता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है, बिकॉज वहाँ पे कॉइल स्पान जो है वो शॉर्ट हो चुका है एंड वहाँ पे बाइंडिंग्स जो है वो उस तरह से अरेंज करनी होगी। तो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द मैन्युफैक्चर के लिए वो कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है वाइंडिंग को माउंट करने की, बट हार्मोनिक कंटेंट के प्रोस्पेक्टिव से वो हमारे पास बेनिफिशियल होता है। सेम उसी प्रोस्पेक्टिव में अगर बोलूँ सिंगल लेयर डबल लेयरिंग में, तो सिंगल लेयरिंग मैन्युफैक्चर करना इजी होगा क्योंकि वो एक सिंगल, उसमें नंबर ऑफ कॉइल्स जो है वो हमारे पास कम होंगी, स्लॉट्स अगर ज़्यादा भी है तो कॉइल्स की इरेक्शन कम होगा, है ना। आधे स्लॉट्स हमारे खाली होंगे, आधे स्लॉट्स में हमें वाइंडिंग को बाउंड करना होगा या आधे स्लॉट्स में हमें वाइंडिंग को लगाना होता है, बाकी आधे स्लॉट्स जो होते हैं उसके अंदर वैकेंट रहते हैं, एम्प्टी रहते हैं। लेकिन जब हम डबल लेयरिंग के लिए बात करते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं या कॉम्प्लेक्स डायग्राम हो जाता है वाइंडिंग का, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है, प्लस कैसे प्लेस्ड होती है स्लॉट के अंदर कॉइल, वो थोड़ा सा इसमें डिफ़िकल्ट हो जाता है लगाना, ठीक है। तो इस तरह से होता है, तो उस तरह से उनका डायग्राम बनाना थोड़ा सा अनईजी रहेगा, लेकिन फिर भी हम एक फिजिकल डायग्राम जो है बुक्स में से दे रखा है तो वो मैं आपको समझा दूंगी कैसे उसमें होता है।
एक सिंगल लेयर वाइंडिंग का, फुल पिच वाइंडिंग का हम एग्जांपल लेके देखेंगे और उसमें हम वाइंडिंग को कैसे लगाते हैं वो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये 3 बेसिक अरेंजमेंट्स होते हैं या 3 बेसिक स्टेटमेंट होते हैं कंपैरिजन के, सिंगल लेयर और डबल लेयर वाइंडिंग के। मेरे ख्याल से अब हम समझ में आ जाना चाहिए सिंगल लेयर और डबल लेयरिंग का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, फिर भी इफ़ यू हैव सम काइंड ऑफ इश्यूज और सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट, यू कैन आस्क मी पर्सनली भी, आप मुझसे पूछ सकते हो या फिर आप किसी भी तरह से पूछ सकते हो। अगर आप पढ़ रहे हो तो यू हैव अ प्रॉब्लम, अदरवाइज तो सब चीज़ें हमारे बाउंस ही होने वाली हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम लोग डबल लेयर वाइंडिंग का, जिसमें कि मैंने एक कन्फिगरेशन लिया है डबल लेयर फुल पिच वाइंडिंग का। अब यहाँ पे मैंने शॉर्ट पिच वाइंडिंग क्यों नहीं लिया है, क्योंकि शॉर्ट पिच को समझना और ज़्यादा, समझना तो आसान होगा, बस वो डायग्राम बनाना कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। दैट्स वाई मैंने एक सिंपल एग्जाम्पल लिया है टू अंडरस्टैंड दी डबल लेयर कंसेप्ट ऑफ दी वाइंडिंग। सो इस तरह से है ये डबल लेयर फुल पिच वाइंडिंग हैविंग दी नंबर ऑफ स्लॉट्स हमारे पास 12 है, नंबर ऑफ पोल की रिक्वायरमेंट 2 है। ठीक है, अब देखिए नंबर ऑफ पोल जो है वो मैं 2 हमेशा इसलिए लेके रखती हूँ बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि हमने ये चीज़ देखा है कि जब भी हम पोल पिच का निकालेंगे, पोल पिच जब हम मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिग्रीज में निकालते हैं, तो जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिग्रीज में वैल्यू आती है वो जब पोल की वैल्यू 2 होती है ना, तो हमेशा सेम होती है। ठीक है, अभी तक मैंने जितने भी एग्जाम्पल सीखे हैं तो उसमें हमेशा 180 डिग्री मैकेनिकल भी निकल के आ रहा था पोल पिच की वैल्यू, और 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल भी सेम ही निकल के आता है। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एंगल सेम निकल के आते हैं व्हेन वी हैव द नंबर ऑफ पोल इक्वल्स टू 2। ठीक है, अगर नंबर ऑफ पोल्स जो है 6 होंगे या 8 होंगे तो देन इट विल बी अ अदर केस और दी डिफरेंट केस। बट सिमिलर केस कब होगा, जब नंबर ऑफ पोल्स की जो नंबर ऑफ पोल्स होंगे वो हमारे नंबर 2 के इक्वल्स में होते हैं। तो इस तरह से बाकी सब चीज़ें सेम हैं, हम बाकी डेटा निकाल सकते हैं अगर हमने प्रीवियस लेक्चर को अच्छे से देखा है तो। ठीक है, तो पोल पिच जो होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इट इज़ द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन दी 2 coil sides. Okay, this is the angular distance between the 2 coil side या the adjacent pole sides के जो भी angular distance है वो क्या होता है हमारे पास, पोल पिच होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम पोल पिच की वैल्यू को इलेक्ट्रिकल डिग्रीज में भी निकाल सकते हैं, वेदर इट इज़ ए मैकेनिकल और वेदर इट इज़ ए इलेक्ट्रिकल डिग्री, और हम इसकी वैल्यू को स्लॉट्स के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं। तो हमें यहाँ पे दो डेटा हमें गिवन है, नंबर स्लॉट्स की वैल्यू दे रखा है, नंबर ऑफ पोल्स की वैल्यू दे रखी है हमें। तो हमें क्या करना है, सिंपली हम यहाँ से क्या करेंगे, जो मैंने स्लॉट्स पर पोल निकाल रखा है, इट इज़ नथिंग बट द वैल्यू ऑफ पोल पिच। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ दी, ये मेरे पास वैल्यू होता है नंबर, पोल पिच की वैल्यू होती है इन टर्म्स ऑफ स्लॉट्स के फॉर्म में। ठीक है, तो स्लॉट पर पोल इक्वल्स टू क्या होता है, 12/2 इज नथिंग बट 6। तो 6 मेरे पास क्या है, स्लॉट्स में वैल्यूज हैं किसकी, पोल पिच की। दैट मीन्स हमें यहाँ से ही समझ में आ जाना चाहिए कि जब भी हम वाइंडिंग्स के कॉइल साइड को अरेंज करेंगे तो नंबर 1 स्लॉट से तो क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग करेंगे लगाना, और कहाँ पे टर्मिनेट करेंगे, नंबर 7 वाला जो हमारा स्लॉट है। ठीक है, कितने के गैप रहेगा बीच में, स्लॉट्स के बीच में, 1 से 7 के बीच में 6 स्लॉट ही मेरे खाली रहे। तो यहाँ पर पोल पिच की वैल्यू क्या है, 6 है, स्लॉट्स पर पोल कितना है, 12/2, दैट इज योर 6। तो दैट मीन्स 1 स्लॉट से नंबर 1 जो स्लॉट होगा वहाँ से मैं स्टार्टिंग करूँगी मेरी कॉइल साइड को लगाना, और कहाँ पे टर्मिनेट करूँगी मैं दूसरा कॉइल साइड का एंड 7 वाले स्लॉट्स में। ठीक है, तो ये तो मैंने स्लॉट्स के फॉर्म में निकाला था। अब अगर मुझे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिग्रीज में निकालना है पोल पिच, तो मैं कैसे निकालूंगी, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुकी हूँ ये मेरे पास फुल पिच वाइंडिंग होगा। बट फिर भी इफ़ वी हैव नंबर ऑफ स्लॉट्स के टर्म्स में हमारे पास पोल पिच है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, टारगेट होता है कि हमें स्लॉट एंगल निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमें स्लॉट एंगल निकालोगे तभी उस स्लॉट एंगल को मल्टीप्लाई करोगे स्लॉट नंबर ऑफ स्लॉट्स के साथ, तो आपके पास पोल पिच की वैल्यू किस में निकल के आती है, मैकेनिकल डिग्रीज में या फिर इलेक्ट्रिकल डिग्रीज में निकल के आएगी। ठीक है, तो देखो क्योंकि मैंने देखो यहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स 2 लिए हैं, तो मेरे पास इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डिग्री सेम ही आएगा। आप निकाल के भी देख लेना, 360/S करके देख लेना मैकेनिकल डिग्रीज में आपके पास क्या एंगल आता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल्स में क्या एंगल आता है, सेम ही आएगा। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू ये मेरे पास क्या है, स्लॉट एंगल होता है 180 डिग्री अपॉन 6 विच इज़ योर 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री इज द वैल्यू ऑफ द स्लॉट एंगल।
So when we have to find out the value of pole pitch in terms of degrees, that is your mechanical और electrical degrees, so हम क्या करेंगे, स्लॉट एंगल को मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरा जो स्लॉट पर पोल यानी कि जो मेरा इन टर्म्स ऑफ स्लॉट जो मेरा पोल पिच आ रहा था दैट इज योर 6 से मल्टीप्लाइड करूँगी तो मेरे पास पोल पिच की वैल्यू किस में आ जाएगी, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल में आती है। ठीक है, प्रीवियस एग्जांपल्स और देख लीजिएगा, पुराने जो मैंने कराया उसमें मैंने इसको बहुत डिटेल में बताया था, इसलिए मैं इसको ज़्यादा नहीं जा रही उसको। ठीक है, अब देखो ये मेरा एक फिजिकल अरेंजमेंट मैंने यहाँ पे बता रखा है इस वाइंडिंग का, और जिसमें मैंने 2 टर्न वाइंडिंग को कैसे इरेक्ट करना है बता रखा है। जैसे कि ये देखो, नंबर 1 स्लॉट से मैं स्टार्ट करूँगी, ठीक है, और नंबर 7 वाले स्लॉट्स पे मैं इसको टर्मिनेट कर दूँगी। ठीक है, नंबर 1 स्लॉट से मैंने स्टार्टिंग किया, इस तरह से मैंने इसको एक टर्न दिया, देन अगेन मैं यहाँ से इसको दूसरा टर्न कंप्लीट करने के लिए वी हैव टू ट्रैवल दी सेम पाथ विच वी फॉलो दी अर्लियर। ठीक है, नेक्स्ट इसको मैंने सेकेंड टर्न दिया, देन मैंने इस वाइंडिंग के टर्मिनल को बाहर निकाल के इसको कहाँ पे टर्मिनेट कर दिया, नंबर 7 वाले स्लॉट। तो दिस इज माई कोइल साइड नंबर 1 एंड दिस इज माई कोइल साइड नंबर 2। ठीक है, सो इस तरह से है, बीच में कितना एंगल होगा, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होगा, बिकॉज वी आर डीलिंग विद दी फुल पिच वाइंडिंग। अब इसमें क्या होता है, डबल लेयरिंग वाइंडिंग में हम क्या करते हैं, दिस इज द डायग्राम ऑफ डबल लेयर वाइंडिंग। ठीक है, ये जो डायग्राम है वो क्या है, डबल लेयर वाइंडिंग का डायग्राम है। इसको मैं यहाँ से बताने की कोशिश करती हूँ, मेरे ख्याल से दिख रहा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ से मैंने 1 से लेकर के 7 स्लॉट्स को मैंने ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, दिस इज द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ द वाइंडिंग। कोई भी एक आर्मेचर का पीस है, सिलेंड्रिकल या सर्कुलर है, उसको मैंने एक साइड से कट कर दिया है, कटिंग कर दिए, और इस तरह से मैंने उसको अरेंज किया है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में मैंने इसको अरेंज किया है। अब क्या होगा, डबल लेयरिंग करनी होती है ना, तो डबल लेयरिंग में जैसा कि हमको पता है कि सिंगल स्लॉट में 2 कॉइल जो होती हैं, या देखो 2 कॉइल बोल लो या फिर 2 कॉइल सेट बोलो, क्योंकि अगर हम देखो अगर मैं एक स्लॉट की बात कर रही होंगी, ठीक है, यानी कि कॉइल सेट नंबर 1 जो होगा, ये है मेरा कॉइल सेट नंबर 1। ठीक है, यहाँ से ये इस तरह से होता 7 पे जाके टर्मिनेट होता है। ठीक है, ये मेरा कौन सा हो जाएगा, कॉइल सेट नंबर 2। ईच एंड एवरी कॉइल हैविंग 2 कॉइल सेट्स। ठीक है, ऑलवेज हैविंग 2 कॉइल सेट्स, ये चीज़ हमेशा क्लियर होनी चाहिए, जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही क्लियरफाई किया था कि कॉइल सेट जो होता है वो हमेशा नंबर 2 रहता है, उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं करती है। चाहे हम सिंगल टर्न की बात करें, डबल लेयर वाइंडिंग की बात करें, या सिंगल लेयर वाइंडिंग की बात करें, 2 टर्न वाइंडिंग की बात करें, 4, 3 या नंबर ऑफ टर्न्स जितने ही हो, लेकिन हमेशा याद रखना है कि उसमें कॉइल साइड कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, तो एक कॉइल साइड मेरा कहाँ पर है, नंबर 1 पे होगा, और दूसरा कॉइल साइड कहाँ पे टर्मिनेट करेगा, नंबर 7 वाले स्लॉट पे। अब इसमें क्या होता है, जब डबल लेयरिंग की जाती है ना, तो हमेशा ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए कि डबल लेयर करते टाइम हम क्या करते हैं कि इसके हम स्लॉट के 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं स्लॉट्स को। एक होता है अपर पोर्शन और एक होता है लोअर पोर्शन। ठीक है, अपर पोर्शन में क्या होता है, यहाँ पे मैंने कॉइल सेट नंबर 1 जो है, ठीक है, जिसको मैंने स्लॉट नंबर 1 में डालना है वो मैंने डाल दिया है। नेक्स्ट 180 डिग्री का गैप लेकर के, या नंबर 6 का गैप लेकर के, इस नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने होने चाहिए, 6 का होना चाहिए, तो 2, 3, 4, 5, 6 स्लॉट्स का गैप लेकर के, यानी 6 स्लॉट्स होने के बाद 7वें स्लॉट पे मैं क्या करूँगी, कॉइल सेट नंबर 2 को मैं माउंट करूँगी या प्लेस करूँगी। लेकिन अब जो कॉइल सेट नंबर 2 होगा वो मैं कहाँ पे इरेक्ट करूँगी, इसके लोअर पोर्शन ऑफ दी वाइंडिंग या लोअर पोर्शन ऑफ दी स्लॉट में मैं माउंट करती हूँ। ठीक है, तो डबल लेयरिंग में हमेशा याद रखना चाहिए कि जो भी स्लॉट्स है ना, उसके 2 पोर्शन होते हैं, एक तो होता है आपका अपर पोर्शन और एक होता है दूसरा लोअर पोर्शन। ठीक है, या इसको टॉप बॉटम में बोल सकते हैं, है ना, तो इस तरह से होता है। तो एक कॉइल साइड जो होगा एक वाइंडिंग का, उसको मैं अपर में लगा रही हूँ, तो हमेशा याद रखना कि जो दूसरा कॉइल साइड होगा जहाँ पे उसका टर्मिनेशन हो रहा है वाइंडिंग का, वो हमेशा कहाँ पे होगा, उसके लोअर पोर्शन में ही माउंट करेंगे। अब बाकी जो बचा ये वाला पोर्शन है ना, जो खाली बचा है, उसमें कोई अदर कॉइल साइड आ जाएगी। ठीक है, अदर नंबर ऑफ कॉइल्स आ जाएगी। ठीक है, अब जैसे कि नंबर ऑफ स्लॉट कितने, 12 हैं, तो इसमें कितने वाइंडिंग्स लगेंगे, कितने जो टोटल यहाँ पे मैंने 7 बनाए, लेकिन स्लॉट 12 होंगे। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ स्लॉट्स होंगे उतनी नंबर ऑफ कॉइल्स होगी।
ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मान लो ये नंबर 1 कॉइल नंबर 1 नाम दे दिया, ठीक है, ये कॉइल नंबर 1 हो गई। कॉइल नंबर 2 यहाँ से लगी, फिर मैं वापस से क्या करूँगी, 180 डिग्री का जो भी मेरा गैप होगा वो लेकर के करूँगी, ठीक है। फिर दूसरी मैंने यहाँ से स्टार्ट करी है, तो फिर वापस 6 का गैप लेकर के ऐसे आगे, मतलब इस तरह से 6 जगह गैप दे करके मैं इसको आगे टर्मिनेट करूँगी, ठीक है। आगे शिफ्ट करते करते हम लोग जैसे मान लो 2 से स्टार्ट किया है तो टर्मिनेट 8 पे होगी वो वाइंडिंग, 3 से स्टार्ट किया तो टर्मिनेट कहाँ पे होगी, 9 पे होगी वाइंडिंग, ठीक है। 4 से स्टार्ट किया तो 4 के बाद वापस 10 पे, यानी 6 का गैप जरूर होना चाहिए, क्योंकि 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल कब बन रहा है, जब मैं कितने नंबर ऑफ स्लॉट छोड़ूंगी, 6 नंबर ऑफ स्लॉट्स बीच में छोड़ती हूँ, तो ठीक है। तो इस तरह से होता है। अब इसका एक पूरा एक डायग्राम है वो बुक में दे रखा है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। डबल लेयरिंग और सिंगल लेयरिंग से क्या मतलब था, सिर्फ हमारा मोटिव अभी वही समझने का था। आगे जो टॉपिक है वो भी हम देखते हैं, कंसंट्रेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी कंसंट्रेटेड वाइंडिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। सो एज द नेम सजेस्ट, ठीक है, कंसंट्रेटेड दैट मीन्स द बंच ऑफ कंडक्टर्स या बंच ऑफ कॉइल अगर कंसंट्रेटेड हो या फिर बोला जाए कि फोकस्ड हो, ठीक है, सिर्फ नंबर 1 स्लॉट के लिए, यानी कि सिर्फ एक स्लॉट के लिए हमने वाइंडिंग्स का अरेंजमेंट इस तरह से किया है, दी नंबर ऑफ टर्न्स का जो बंच है, ठीक है, 50 टन हुआ, 100 टन हुआ, 200 टन है, 300 टन है, बड़ी वाइंडिंग की मशीन है, बड़ी मशीन है तो 400 टन हो सकता है। तो उस तरह के कॉन्फ़िगरेशन के लिए मशीन्स में क्या होता है कि एक स्लॉट के अंदर ही नंबर ऑफ टर्न्स की वाइंडिंग पर्टिकुलर किसी एक स्लॉट में अगर हमने अरेंज कर रखी है, एक ही स्लॉट में अगर कंसंट्रेट कर रखी है, या मतलब हमने इसका ग्रुप जो कंडक्टर है, ग्रुप ऑफ टर्न्स है, उसको हमने सिर्फ एक स्लॉट के लिए अरेंज कर रखा है, तो उस तरह की वाइंडिंग हम कंसंट्रेटेड वाइंडिंग हम बोलेंगे। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो दैट मीन्स हर एक टर्न को हम मतलब इक्वली डिवाइड करते, ईच एंड एवरी स्लॉट में। अगर मान लीजिए 50 स्लॉट की मशीन है, 50 टर्न की कोई वाइंडिंग है, तो उसका सभी टर्न्स जो होंगे वो हर फेज के लिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से होता है कंसंट्रेटेड, दैट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ वाइंडिंग्स जो है वो ग्रुपिंग ऑफ टर्न्स जो है वो सिर्फ एक सिंगल स्लॉट के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में अरेंज किया गया होगा नंबर ऑफ टर्न्स को, तो वी कैन से दैट काइंड ऑफ वाइंडिंग इज द डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर वाइंडिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। सो ठीक है, तो इसको हम आज समझने की कोशिश करते हैं कंसंट्रेटेड वाइंडिंग के लिए। तो देखिए कंसंट्रेटेड वाइंडिंग में क्या होता है, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन है, इफ़ n टर्न वाइंडिंग्स, दैट मीन्स n टर्न्स मीन्स सिंगल टर्न वाइंडिंग हो सकता है, डबल टर्न, 50 टन की वाइंडिंग है, 100 टन की, कितना ही नंबर का कोई वाइंडिंग होगा, n नंबर ऑफ XYZ टर्न की कोई वाइंडिंग हो गई, ठीक है। इफ़ n टर्न्स वाइंडिंग फॉर वन फेज और फॉर अ सिंगल फेज लाई करेगा, लाई इन दी सिंगल स्लॉट इन ईच एंड एवरी पोल साइड, ठीक है। मतलब कि हर पोल साइड के लिए n नंबर ऑफ टर्न्स की जो भी वाइंडिंग है, अगर वो किसी एक फेज के लिए किसी भी एक स्लॉट के लिए कंसंट्रेट हो या वाउंड हो, सिंगल स्लॉट में वाउंड की जाए, तो उस तरह के कंसंट्रेशन को, उस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को या उस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग बोलते हैं। समझने की कोशिश करना, n नंबर ऑफ टर्न्स की कोई भी वाइंडिंग है या कॉइल है, अगर उसको मैं एक फेज की बात करूँ, देखो हम यहाँ पे 3 फेज वाइंडिंग के लिए डील करेंगे। हमेशा याद रखना कि कंसंट्रेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग जो होती है वो 3 फेज वाइंडिंग्स की फॉर्मेट में यूज़ में ली जाती है। ये वाइंडिंग कहाँ यूज़ की जा सकती है, हमेशा सिंक्रोनस मशीन में यूज़ की जा सकती है। हम लोग ये कॉन्फ़िगरेशन डीसी मशीन्स के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। आर्मेचर वाइंडिंग का जितना भी टर्मिनोलॉजी है, जितनी भी वाइंडिंग्स का फैक्टर्स अभी तक हम पढ़ रहे हैं, वो पर्टिकुलरली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, आपके सिर्फ और सिर्फ एसी मशीन्स के कॉन्फ़िगरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और वो भी पर्टिकुलरली किस मशीन के लिए, सिंक्रोनस मशीन के लिए, ठीक है। सो कंसंट्रेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग्स में जो फेज का फिनोमिना होता है, दैट मीन्स 3 फेज वाइंडिंग्स होती है। तो 3 फेज वाइंडिंग्स के लिए अगर हम किसी एक फेज के लिए अगर हम अरेंज कर रहे हैं इस वाइंडिंग को, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग को, तो अगर n नंबर ऑफ टर्न्स की वाइंडिंग होगी, ठीक है, तो अगर उसको हम कन्फ्यूगर करेंगे एक फेज के लिए, दैट मीन्स
3 फेज में से ए बी सी या आर बाई बी कोई भी फेज है, अगर उसका मैं एक फेज उठाऊंगी, आर फेज उठाऊंगी या ए फेज उठाऊंगी या वाई फेज उठा लूँगी, बी कोई भी फेज उठाऊँ, लेकिन सिर्फ एक फेज अगर मैं उठाती हूँ तो उस वाइंडिंग को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें जो नंबर ऑफ स्लॉट की रिक्वायरमेंट होगी वो कितनी होगी, नंबर 1 स्लॉट की रिक्वायरमेंट होगी। एक सिंगल स्लॉट में हम बंचेस ऑफ दी वाइंडिंग या बंचेस ऑफ दी टर्न्स हम लगा देंगे। जैसे कि सिंगल सा अरेंजमेंट हम देखते हैं कि ये मेरे पास ठीक है 2 स्लॉट्स मान के चलो, ठीक है, ये मेरे पास 2 स्लॉट्स होंगे, ये मेरा नंबर 1 स्लॉट मान लो, ये नंबर मेरा 7 स्लॉट मान लो। यहाँ से मैंने बाइंडिंग को लगाना स्टार्ट किया है, ठीक है, ऐसे घुमाऊंगी, दूसरा टर्न, तीसरा टर्न, चौथा टर्न, पांचवा टर्न, छठा, सातवां, ऐसे मैं 50 टर्न की बाइंडिंग इसको बना दूंगी, ठीक है। अब ये किस फेज की बात हो रही है, सिर्फ एक फेज की, वाई फेज की, ठीक है। अब वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी उसको हम एग्जांपल्स में समझेंगे, बस अभी ये बात याद रखो कि अगर बाइंडिंग्स का कॉन्फ़िगरेशन या कंसंट्रेशन जो है सिंगल स्लॉट में ही हो, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने ही हो, 50 हो, 100 हो या 10 हो, कितनी नंबर ऑफ टर्न्स की बाइंडिंग हो, एक फेज के लिए, एक पोल साइड के लिए, अगर उसका कंसंट्रेशन किसमें सिर्फ एक स्लॉट में है तो उसको मैं कौन सी बाइंडिंग बोलती हूँ, कंसंट्रेटेड बाइंडिंग, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा इस डेफिनेशन को। हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, उससे हम क्या करेंगे, देखो अब बेसिकली क्या है, अगर मान लीजिए 18 या 12 स्लॉट की कोई मशीन होगी तो उसमें से हमारे पास ना करते हुए भी अगर 3 फेज की वाइंडिंग है तो मेरे पास 2 स्लॉट्स के तो 6 मेरे पास नंबर ऑफ स्लॉट की मतलब तीनों वाइंडिंग को लगाने के बाद 3 फेज वाइंडिंग को अरेंज करने के बाद कॉन्फ़िगर करने के बाद फिर भी मेरे पास कितने नंबर स्लॉट बचे रहेंगे। अगर मान लीजिए 12 स्लॉट की वाइंडिंग है तो 6 ही नंबर ऑफ स्लॉट यूज़ हुए, बाकी 6 मेरे रिमेनिंग हो गए या वो खाली रहे, ठीक है। तो एक तो क्या होगा, बाइंडिंग का डिस्ट्रीब्यूशन इसके अंदर इक्वल नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ना। तो मशीन में क्या होगा, लोडिंग डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं रहेगा, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन जो है वो थोड़ा सा अनइक्वल रहेगा या अनइक्वल ही रहेगा, क्योंकि बर्डन जो होगा किसी एक पर्टिकुलर स्लॉट पे ज़्यादा है, बाकी स्लॉट्स पे नहीं है। तो एक तो जो बाइंडिंग का जो बर्डन है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, पहली बात तो ये है, क्योंकि नंबर ऑफ मतलब कि 50 या 100 टन की बाइंडिंग वो सिर्फ आपने सिंगल स्लॉट में ही लगा दिया है, बाकी सारे स्लॉट्स आपके खाली हैं। तो एक तो क्या है, फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा स्लॉट्स का, ठीक है। दूसरा इसमें ये चीज़ याद रखना कि कंसंट्रेटेड बाइंडिंग में क्या होता है कि जो मेरा ईएमएफ होता है ना वो एल्जेब्रिक समेशन होता है, ठीक है, मतलब कि ईएमएफ की वैल्यू ज़्यादा निकल के आती है, ठीक है, क्योंकि एल्जेब्रिक समेशन होता है एज कम्पेयर टू दी डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग, क्योंकि उसमें क्या होता है वो सारा ही ईएमएफ मेरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन कंसंट्रेटेड में क्या रहेगा, एक ही जगह फोकस रहेगा, ईएमएफ जो भी जमा होगा वो एक बाइंडिंग में होगा, लेकिन वो ज़्यादा अमाउंट का होता है, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ याद होनी चाहिए कि ईएमएफ का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, है ना, अनइक्वल होगा, दैट मीन्स जो वेव फॉर्म निकल के आएगी वो भले ही मेरी साइनसोडल किसी भी एंगल से वो साइनसोडल का सिमिलर फॉर्म में भी नहीं रहेगी। दैट्स इस मान के चलो कि मेरा जो आउटपुट वेव फॉर्म है वो अगर मेरा इस तरह से होता है साइनोसोडल, तो वो कुछ इस तरह से आएगा, मतलब उसके अंदर रिपल या हार्मोनिक कंटेंट्स ऑब्वियसली अवेलेबल होंगी। तो वो स्मूथनेस ऑफ द ईएमएफ इक्वेशन या ईएमएफ की वेव फॉर्म की स्मूथनेस नहीं आती है, ठीक है। तो एक परफेक्ट साइनोसोडल वेव फॉर्म नहीं कह सकते। तो एक तो ये होता है ना। अब जैसे ईएमएफ ही अगर आपका अनइक्वल है या नॉन साइनोसोडल वेव फॉर्म है तो बेसिकली उससे क्या रिलेट होगा कि हमारी जो एफिशिएंसी ऑफ द मशीन है उसको ये कहीं ना कहीं क्या करेगा, रिड्यूस करेगा या उसको कम करने की कोशिश करता है। तो एक तो ये इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। कंसंट्रेटेड में आपको ईएमएफ भले ही ज़्यादा मिलता है, पीक वेव फॉर्म मिलेगी, लेकिन वो अनइवन मिलेगी बिकॉज ऑफ द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बाइंडिंग्स, ठीक है। सेकेंडली एफिशिएंसी ऑफ दिस काइंड ऑफ बाइंडिंग का यूज़ करने पे मशीन की एफिशिएंसी में डिक्रीमेंट होता है, ठीक है। तो इस तरह से अब हम एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा, जिसमें कि हम कंसंट्रेटेड बाइंडिंग को अरेंज करना सीखते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे एक 3 फेज सिंक्रोनस मशीन का एग्जांपल लिया है, जिसमें कि मैंने कौन कौन से डेटाज मुझे गिवन है पहले हम उस पर फोकस करते हैं। क्या क्या डेटा मुझे गिवन है क्वेश्चन में, 3 फेज सिंक्रोनस मशीन। एक चीज़ और लिखना है यहाँ पे, इसको फुल पिच वाइंडिंग, फुल पिच वाइंडिंग, ठीक है। 3 फेज सिंक्रोनस मशीन, फुल पिच वाइंडिंग, having number of phases equals to 3, number of pole equals to 2,
ठीक है। नंबर ऑफ स्लॉट्स मुझे कितने गिवन है, 18 है। हम 12 भी ले सकते हैं, ठीक है, तो उस पर बॉदर करने वाला चीज़ नहीं है। तो ये 3 डेटाज हमको गिवन है। नंबर ऑफ 3 फेस, क्योंकि देखो सिंक्रोनस मशीन है तो सिंगल फेस मशीन के लिए तो हम बात करेंगे नहीं, हम यहाँ पे 3 फेस मशीन के साथ ही डील कर रहे हैं। अब से जितने भी मशीन हम स्टडी करेंगे, वैसे तो सिंगल फेज और 3 फेज क्या होता है कि आप 3 फेज सर्किट्स में पढ़ चुके हो, मैं उसको दोबारा नहीं रिपीट करूँगी। सिर्फ हमें इतना ध्यान होना चाहिए कि 3 फेज जो वाइंडिंग्स होती हैं उसमें क्या होता है कि जितने भी वाइंडिंग्स होंगे, पहले तो RYB 3 फेज होते हैं, या ABC या XYZ जो भी आप नेम देना चाहो दे सकते हो, ठीक है। मैं RYB लेके चलती हूँ, ठीक है। तो RYB फेजेस हैं, उनमें क्या होगा, उनके बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है, 120 डिग्री एंगल होता है, ठीक है। ईच एंड एवरी फेजेस जो होते हैं एक दूसरे से कितना डिग्री अपार्ट होगा, 120 डिग्री एंगल अपार्ट होता है, ठीक है। तो ये 3 फेज वाइंडिंग का कॉन्फ़िगरेशन होता है। अभी के लिए हमें इतनी बात याद रखनी ज़रूरी है, ओके। वोल्टेज और करंट का क्या वैल्यूज़ होती हैं, स्टार डेल्टा कनेक्शन, वो सब हम अभी नहीं देखेंगे। हमें सिर्फ ये याद होना चाहिए कि 3 फेज वाइंडिंग में हर एक फेज जो होता है वो दूसरे फेज से 120 डिग्री अपार्ट होता है, या एंगल के जो डिफरेंस होता है वो 120 डिग्री होता है, ओके। तो हम 3 फेज वाइंडिंग के लिए हमें क्या दे रखा है, नंबर ऑफ फेजेस मेरे पास 3 हैं, नंबर ऑफ पोल 2 हैं, और स्लॉट की रिक्वायरमेंट 18 है, या स्लॉट्स मुझे 18 दिए गए। अब इसके लिए हमें क्या कॉन्फ़िगरेशन बनाना है, इसको हमें जो हमें वाइंडिंग का अरेंजमेंट करना है वो किस वे में करना है, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग के फॉर्मेट में करना है। तो सबसे पहले तो सेम पहला वाला जो गिवन डेटा मुझे अवेलेबल है उससे मैं क्या निकाल सकती हूँ, पोल पिच निकाल सकती हूँ। पोल पिच का फॉर्मूला क्या होता है, स्लॉट्स के फॉर्म में निकालूंगी तो स्लॉट्स पर पोल इज द फॉर्मूला ऑफ पोल पिच। तो स्लॉट्स पर पोल निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 18/2, दैट इज योर 9, ठीक है। तो 9 स्लॉट्स का गैप होना चाहिए, दैट मीन्स पहला जो वाइंडिंग लगेगा पहले फेज के लिए वो कहाँ से स्टार्ट होगा, नंबर 1 से स्टार्ट होगा, और कहाँ पे एंड होगा, 10 पे होगा। बीच में कितना स्लॉट्स का गैप होना चाहिए, 9 स्लॉट्स का होना चाहिए, और 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल का एंगल होना चाहिए। वो आप निकाल लेना, वैल्यू यही आएगी, ठीक है। वो हमला है 360/S लगा दोगे, या 360S मल्टीप्लाई बाय P/2 इलेक्ट्रिकल डिग्रीज में करना है तो कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट हम निकालते हैं स्लॉट एंगल। देखो ये सब डेटास निकालने इसलिए ज़रूरी होगा क्योंकि इससे क्या होगा, हमारे लिए वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना और ईजी होगा, ठीक है। तो नेट स्लॉट एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 360/S, 360/360/18 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 20 डिग्री मैकेनिकल। और नंबर ऑफ पोल्स की डिमांड कितनी है मेरे पास, यहाँ पे 2 है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर नंबर ऑफ पोल 2 हैं तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों डिग्रीज में पोल पिच की वैल्यू सेम आती है। तो अगर स्लॉट एंगल की वैल्यू 20 डिग्री मैकेनिकल है तो 20 डिग्री मल्टीप्लाई बाय P/2 करूँगी तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास इलेक्ट्रिकल डिग्रीज का एंगल भी सेम आएगा एज इन केस ऑफ दी मैकेनिकल डिग्रीज, ओके। सो यहाँ तक बात समझ में आती है। अब हम थोड़ा सा हमारे डायग्राम की तरफ चलते हैं। सो दिस इज दी फुल पिच वाइंडिंग डायग्राम of a 3-phase synchronous machine consisting of the 18 slots, ओके। सो कुछ इस तरह का मैंने डायग्राम लिया है। यहाँ पे जो मैंने सिंक्रोनस मशीन लिया है वो कौन सा टाइप का है, सेलियन पोल टाइप की मशीन है, ठीक है। सेलियन पोल टाइप सिंक्रोनस मशीन है, ओके। तो यहाँ पे इस तरह से N और S पोल्स नज़र आ रहे हैं। 2 पोल की कॉन्फ़िगरेशन लिया है मैंने, ये 2 पोल मशीन है, 18 स्लॉट्स मैंने इस तरह से यहाँ पे लगा दिया। अब देखो इनका अरेंजमेंट करने का भी एक तरीका होता है। कैसे होता है कि सबसे पहले तो जो फर्स्ट मेरे पास पोल पिच की वैल्यू है वो कितना है, 9 स्लॉट्स का है। तो दैट मीन्स 1 से स्टार्ट करूँगी और 1 से स्टार्ट करूँगी और कहाँ पे टर्मिनेट करूँगी, 10 पे, ठीक है। कितना एंगल निकल रहा है यहाँ पे, 1 से 10 का 180 डिग्री निकल रहा है, ठीक है। दोनों चीज़ें मेरे पास रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही हैं। नेक्स्ट एंगल कितना है, एक स्लॉट का दूसरे स्लॉट से एंगल कितना है, 20 डिग्री। तो इस 20 डिग्री से भी आप कैलकुलेट करके देख सकते हो कि 1 से 10 के बीच का एंगल कितना आ रहा है पोल पिच का। यहाँ से कैलकुलेट करो, 1 और 2 के बीच का स्लॉट एंगल 20 है, 20 + 20 2 और 3 के बीच का एंगल भी 20 होगा स्लॉट एंगल, 20 + 20 40, 40 + 20 60, 60 + 20 80, 80 + 20 100, 100 + 20 120, 120 + 40 60 एंड 180। 10 तक जो है पूरा एंगल कितना निकल के आता है, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल निकल के आता है। तो इस तरह से जो अरेंजमेंट है स्लॉट एंगल के फॉर्म में भी सफिशिएंट है या सेटिस्फाई कर रहा है हमारे जो वैल्यू निकाल के आई है, ठीक है।
अब इसमें बाइंडिंग्स को कैसे अरेंज करेंगे, ठीक है। तो सपोज करिए हमने जो बाइंडिंग्स, अच्छा दूसरी चीज़ ये होती है कि हमारे पास R/20 3 फेज मशीन दे रखा है, ठीक है। तो 3 फेजेस में कैसे कन्फिग्रेशन देखने को मिलते हैं, या तो आप इस तरह से भी जमा सकते हो A B C में, और एंगल कितना होगा एक दूसरे से 120 डिग्री अपार्ट होगा, और इस तरह से भी उसको हम कन्फिगर कर सकते हैं। हमेशा देखना कि उनके बीच का एंगल कितना होता है, 120 डिग्री अपार्ट होता है, ठीक है। तो अगर सपोज करो कि आर फेज अगर मैं लेती हूँ, ठीक है, तो मैंने आर फेज यहाँ से लगाना स्टार्ट किया है, दिस इज़ माई आर फेज वाइंडिंग। एक जो आर फेज होगा उसका एक साइड तो मेरा 1 पे माउंट होगा और दूसरा साइड मेरा कहाँ पे माउंट होगा, दूसरा कोई साइड मेरा 10 वाली वाइंडिंग होगा, तो इसको मैं नाम देती हूँ R डैश, R एंड R डैश, ठीक है। यानी जहाँ से स्टार्टिंग हुई वाइंडिंग की वो टर्मिनल मैंने R से बताया है, जहाँ पे एंडिंग हुई है उसको मैंने क्या बताया है, R डैश बताया है, ठीक है। अब इसमें नंबर स्लॉट्स पर पोल पर फेज ईच, ठीक है, 3 स्लॉट्स, 1 2 3, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, सपोज कीजिए नंबर ऑफ टर्न्स मैंने कितने यहाँ पे एज्यूम करे हैं, 50 टर्न्स की मैंने वाइंडिंग लगानी है। नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, 50। तो 50 टर्न्स को लगाने के लिए मैं क्या करूँगी, पहला एक टर्न मेरा इस तरह से यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसको मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, फिर यहाँ पे टर्मिनेट किया, देन अगेन सेकंड टर्न, फोर्थ टर्न, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे करके मैं 50 टर्न्स की वाइंडिंग को सिर्फ और सिर्फ किस स्लॉट के लिए अरेंज करूँगी या फोकस करूँगी, इस 1 और 10 स्लॉट के लिए, ठीक है। तो 1 और 10 यानी कि 1 से स्टार्ट करके कॉइल साइड नंबर 1 यहाँ पे इंस्टॉल करूँगी, और दूसरा साइड जो होगा कहाँ पे टर्मिनेट करूँगी, 10 स्लॉट्स में इंस्टॉल करूँगी। सेम इसी तरीके से अगर मैं, ये तो मैंने ए फेज़ के लिए बोला है, ठीक है। अब सॉरी आर फेज़ के लिए बोला है, अगर मैं वाई फेज़ के लिए निकालूंगी तो सबसे पहले एंगल कितना होगा आर फेज़ का वाई फेज़ से, 120 डिग्री होगा। तो 120 डिग्री एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे, ई स्लॉट एंगल कितना है 20 डिग्री, तो 20 + 20 40 60, 4 और 5 के बीच का स्लॉट एंगल कितना होगा 60 60 80 80 + 100 100 + 120, यानी कि 7 और 8 के बीच में, दैट मीन्स यहाँ पर 127 7 वाले स्लॉट पे आएगा, सॉरी, ठीक है। यहाँ से देखना 1 2 2 3 4 5 6 6 20 120, ठीक है। 6 1 जा 2 6 2 जा 12 होता है, ठीक है। तो इस तरह से 7th जो मेरा स्लॉट होगा इसमें, सॉरी 6 जो मेरा स्लॉट होगा उसमें मेरा वाई फेस की वाइंडिंग इंस्टॉल होगी, ठीक है। तो वाई फेस का टर्मिनल एक यहाँ पे आएगा और एक दूसरा जो होगा वो जस्ट उसके अपोजिट साइड में आएगा, क्योंकि हमें 180 डिग्री का अरेंजमेंट बनाना है, याद होना चाहिए। तो कहाँ पे होगा ये, सेम 3 एंगल्स होने चाहिए, तो यहाँ पे होगा इस तरह से, इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से ऐसे होना चाहिए, तो ये अरेंजमेंट होना चाहिए वाई फेस के लिए। अब नेक्स्ट में देखूंगी R/B फेस के लिए। अब बी फेस के लिए कैसे होगा, सेम वाई से स्टार्ट करेंगे, वाई और बी का एंगल कितना होना चाहिए 120 डिग्री होना चाहिए, 20 40 60 80 100 120। तो नेक्स्ट जो आएगा वो मेरा कौन सा एंगल पे आएगा, 12 पे, ठीक है। तो यहाँ से 10 हो गया 3rd तक, ये मेरा एंगल होगा किसका, वाई बी फेस के लिए, ठीक है। सो देखो ये हो गया मेरा ए फेज, दिस इज माय ए फेज, ठीक है, या आर फेज। नेक्स्ट जो होगा वो मेरा होगा वाई फेज, दिस इज माय वाई फेज, ठीक है, एंड दिस इज माय बी फेज। तो ये जो कन्फिगरेशन है इसमें आप याद रखो कितने नंबर ऑफ स्लॉट हमने यूज़ करे हैं, 1 और 10 फॉर दी आर फेज वाइंडिंग, 6 and 16 फॉर दी वाई फेज वाइंडिंग, 4 हो गए। नेक्स्ट कौन सा होता है बी फेज के लिए, 3 and 2 12, ठीक है। तो 6 नंबर ऑफ स्लॉट्स हमने यूज किए। सो आउट ऑफ द 18 स्लॉट्स हमने कितने, सॉरी आउट ऑफ द 18 स्लॉट्स हमने 6 जो है वो हमने यूज़ किए, ठीक है। तो हमारे पास कितने 12 स्लॉट्स अभी भी ऐसे हैं जो कि क्या है वैकेंट हैं, 12 स्लॉट्स क्या है वैकेंट हैं,
तो दैट मीन्स फुल यूटिलाइजेशन तो नहीं हो पाया, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ फ्लक्स या ईएमएफ जो था वो किस साइड पे पूरा हमारा, यानी 50 टन की वाइंडिंग यहाँ है, 50 की वाइंडिंग यहाँ पे लगा रखी है और 50 टन की वाइंडिंग हमने इस तरह से अरेंज कर रखी है। तो कंसंट्रेशन ऑफ वाइंडिंग या कंसंट्रेशन ऑफ कॉइल जो है वो किस स्लॉट्स के लिए, सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्लॉट्स के लिए होता है। ठीक है, एक ही स्लॉट्स में हमने सारी टर्न्स को अरेंज कर दिया है, उसको हमने डिवाइड नहीं किया। अब जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल 90 टर्न्स की कोई वाइंडिंग होती है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 30 में डिवाइड कर देंगे। 30 नंबर स्लॉट यहाँ लगा दिए, 30 को हमने यहाँ लगा दिया, 30 को यहाँ लगा दिया, तो ये 90 टर्न्स हमने इस तरह से डिवाइड कर दिए। ये किसके लिए, सिर्फ एक फेज के लिए, ए फेज के लिए। अब बी फेज के लिए किस केस के लिए हम बात करेंगे, जब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बात करेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे 50 लिया, अगर मान लीजिए मैं 90 टन की वाइंडिंग लेती है, तो 90 टन को मैं, अगर हमें जो कंसंट्रेशन बनाना है तो मैं क्या करूँगी, एक ही कॉइल साइड पे उसको या एक ही स्लॉट्स में उसको अरेंज करती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके डेफिनेशंस पे जाएंगे और थोड़े बहुत एडवांटेज वगैरह पे जाते हैं। ठीक है।